वेलकम टू बोट ठाकुर आईएएस एकेडमी। माय नेम इज रोहित कुमार। आज 21 फरवरी 2023 है और आज के प्रमुख करंट अफेयर पर हम बात करेंगे। साथ में सबसे पहले आर्टिकल की चर्चा करेंगे जो द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिस पर भी हम साथ में चर्चा करेंगे। आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो सबसे प्रमुख आज के न्यूज हैं, चलिए हम देखते हैं इस पर। सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं असम पब्लिक सर्विस कमीशन से कुछ ऐसे न्यूज जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और है भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका आर्टिकल है सागर परिक्रमा से संबंधित। सागर परिक्रमा फेज 3 की शुरुआत हो चुकी है। हम चर्चा करेंगे कि सागर परिक्रमा है क्या, साथ में हम यह भी समझेंगे कि सागर परिक्रमा से संबंधित कुछ ऐसे स्कीम जो भारत सरकार के द्वारा जारी किए जा चुके, तो उस स्कीम के बारे में भी हम साथ साथ में बात करेंगे इस आर्टिकल के अंदर में। दूसरा जो सबसे प्रमुख न्यूज है आपका केंडू लिप के बारे में। हम सभी को पता है कि भारत देश के अंदर में तंबाकू का प्रयोग काफी किया जाता है और उस तंबाकू को प्रयोग के वाली मटेरियल्स की हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या होता है और भारत सरकार क्यों इस केंडू लिप पर, या आप कह सकते हैं कि इस लिप पर जीएसटी को एग्जेम्पशन क्यों नहीं करना चाहती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तीसरा जो सबसे प्रमुख न्यूज है आपका एडीटी 52 के बारे में। ये हम पढ़ सकते हैं जीएस थर्ड के अंदर में, जो कि इंडियन इकोनॉमिक्स का हिस्सा हो सकता है। इसके बारे में हम बात करें, ये आप जीएस सेकंड के गवर्नेंस में आप पढ़ सकते हैं, है ना। उसी के बाद से तीसरा जो है सबसे एडीटी 52 जीएस थर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां जो इन्वायरमेंट के अंदर में एग्रीकल्चर से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। एडीटी 52 क्या है और इसके उपयोग से हमारे किसानों को कितना लाभ होने वाला है। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 10 टेल के बारे में, जो कि ये जीएस थर्ड के सिक्योरिटी में आप देखने को मिलेगा, डिफेंस से संबंधित। तो शुरू करते हैं एक एक करके, सारे स्कीम के बारे में हम पढ़ेंगे, सारे न्यूज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ये हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बात करेंगे फेज 3 ऑफ सागर परिक्रमा। फेज 3 ऑफ सागर परिक्रमा ये क्या है? दरअसल जो सागर परिक्रमा है इसकी शुरुआत गुजरात के हजीरा पोर्ट से शुरू की गई है। आप समझिए कि गुजरात के हजीरा पोर्ट से इसकी शुरुआत हो चुकी है। सागर परिक्रमा फेज 3 लॉन्च हो चुका है, लेकिन अब यह समझने की जरूरत है कि इसका मकसद क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, यह आखिर इसके पीछे कारण क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है ना। इस चीजों को भी हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखें, सबसे पहले इसकी एम की बात करें। इसका एम क्या है, मकसद क्या है? दरअसल आप सभी को पता होगा कि हमारा जो फिशरमैन, अगर भारत देश के अंदर में बात करें तो इनलैंड जो फिशरी है सबसे अधिक है। भारत सरकार फिशरी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के, आपको पता है कि भाई, प्रोग्राम भी लेकर आती है, स्कीम भी लेकर आती है। उसी प्रकार से एक प्रोजेक्ट लेकर भारत सरकार आई है जिसका नाम है सागर परिक्रमा। और इस सागर परिक्रमा के तहत जो है कहा जाता है कि ये फिशर्समैन से, अर्थात मछुआरों से ये कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, उसकी स्थिति के बारे में जानेंगे। जितने भी फिशर कम्युनिटीज लोग हैं, है ना, जितने भी लोग उनके साथ, कि भाई उनके लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है। साथ साथ में जितने भी जिला हैं, कोस्टल एरिया वाले जो राज्य के जो जिला हैं, उसमें कोस्टल एरिया वाले इलाके में जाकर उनकी समस्या का समाधान करेंगे। उसकी समस्या को हम समझेंगे कि फिशर्स के साथ क्या समस्या होती है, किस किस प्रकार के इश्यूज हैं, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करने के लिए यह लाया गया था। दूसरा पॉइंट है इसका एम के तौर पर और भी जाना जाए कि इस स्कीम के माध्यम से, इस प्रोग्राम और स्कीम के माध्यम से यह होगा कि जो फिशरीज के बारे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लिया कि फिशरीज की अगर बात करें, जीडीपी में भी उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो भाई जीडीपी बढ़ाने के लिए, फिशरी को बेहतर के लिए, उनके लिए एकदम आप कह सकते हैं कि भाई उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उससे किस तरीके का स्कीम होना चाहिए, गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, अगर प्रोग्राम लाई है गवर्नमेंट तो क्या उस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर पाई है या नहीं कर पाई है। तो इन सभी चीजों के लिए ये आपका, आप समझ सकते हैं, इसका मेन एम यही होता है। साथ साथ में रिस्पॉन्सिबल फिशरीज प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना मरीन इकोसिस्टम का, कि मान लिया सिंपल सी बात है कि भाई फिशरीज आपको प्रोडक्शन आपको मरीन से हो रहा, अगर मरीन इकोसिस्टम ही अगर नहीं बेहतर है, तो कहने का तात्पर्य है कि
प्रोटेक्ट करना मरीन इकोसिस्टम का। दूसरी बात, डेमोन्स्ट्रेटिंग टू सॉलिडिटी विद द फिशर फॉक के साथ 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 में ये भी समझिए, यहां पर एक और भी बातें हैं कि और भी साथ में ये फोकस किया जाएगा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि फोकस सस्टेनेबल बैलेंस बनाने की बात की जा रही है कि भाई सस्टेनेबल बैलेंस कैसे किया जाए। तो ये देख सकते हैं बैलेंस कैसे किया जाए, यूटिलाइजेशन ऑफ मरीन फिशरी को और बेहतर यूटिलाइज कैसे किया जाए। तो इसके लिए साथ साथ में जितने भी फिशर कम्युनिटीज वाले लोग हैं उनकी लाइवलीहुड को ध्यान में रखा जाए, तो इसके लिए एक तरीके से लाया गया है। साथ में एक चीज और भी समझने वाली बात है यहां पर कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाई गई थी, जो कि इसी को सर्टिफाइड करती है, अवेयरनेस पहुंचाती है प्रोग्रेसिव फिशर्समैन में आपका। तो ये योजना लाई गई थी, तो ये योजना भी इसी से संबंधित। थोड़ा सा समझ लेते हैं इस योजना के बारे में कि योजना है क्या, ये योजना है क्या, इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। दरअसल जो ये योजना की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना की अगर आप बात करें, तो ये इस योजना का मकसद है कि योजना का मकसद ये है कि हम एक बेहतर इकोसिस्टम और मैनेजमेंट कैसे तैयार करें, खास करके फिशरीज के क्षेत्र में आपका एक बेहतर मैनेजमेंट कैसे तैयार किया जाए इस क्षेत्र में, इस योजना का मेन मकसद यहीं पर है। साथ में यह भी कहा जाता है कि मरीन को एक एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है ना। तो एग्रीकल्चर वेस्ट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रोबस्ट फिशरी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ये सभी इसके अंदर में देखने को मिलेगा। सप्लीमेंट मतलब ओवरऑल आप देखो तो कह सकते हो कि फिशरी इकोनॉमी को बेहतर करना मेन मकसद इसका यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस चीजों पर। इसके सिग्निफिकेंस की भी बात करें, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना उनके लिए, बेहतर मार्केट की व्यवस्था करना, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना, ग्रोथ फूड प्रोसेसिंग में उसकी जो ग्रोथ कैसे हो उसके लिए, है ना। तो इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाया गया था। साथ साथ में उन सभी के लिए इनकम का भी दुगना करना ये एक सिग्निफिकेंस में आता है ना। अब चलिए दूसरी बात करते हैं। सबसे प्रमुख न्यूज है आपका केंडू लीफ के बारे में। ये क्या है आपका, अगर आप बात करें यहां पर थोड़ा सा, हाँ, व्हाट इज द केंडू लीफ, ये क्या है केंडू लीफ, इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना। केंडू लीफ की अगर आप बात करें तो अभी उड़ीसा सरकार ने एक प्रपोजल दिया था जीएसटी काउंसिल को, और प्रपोजल में यह कहा गया था कि वहां का जो केंडू लीफ है उस लीफ पर जीएसटी टैक्स का एग्जेम्पशन किया जाए, अर्थात उस पर जीएसटी टैक्स जो है न लगाया जाए। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बैठाई गई और उस मीटिंग के माध्यम से उनके प्रपोजल को कैंसिल कर दिया गया और कहा गया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। समझते हैं कि केंडू लीफ होता क्या है। केंडू लीफ जो है एक तरीके से उड़ीसा का ग्रीन गोल्ड माना जाता है। ग्रीन गोल्ड मानने के पीछे इसकी कई कारण है, ग्रीन गोल्ड वहां माना जाता है। सबसे पहली बात यह है कि एक नेशनलाइज प्रोडक्ट के तौर पर भी जानते हैं, जैसे कि आपका बैम्बू है, साल है ना। बैम्बू और साल जिस तरीके से नेशनलाइज प्रोडक्ट हैं, वैसे आपको ये भी है। और ये भी समझते हैं इसके अंदर में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन वुड फॉरेस्ट के तौर पर उड़ीसा के तौर पर यह माना जाता है। लेकिन भारत सरकार जो है, जीएसटी काउंसिल ने इस पर जीएसटी लगाने की बात कही, इस पर जीएसटी लगता है। उड़ीसा सरकार करी कि भाई इस पर जीएसटी आप मत लगाओ, क्योंकि ये ग्रामीण लोगों के लिए, वहां के आसपास के लोगों का रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है। अगर इस पर अगर आप जीएसटी लगाते हैं तो उससे उनके किसानों के, उन लोगों के इनकम पर प्रभाव पड़ेगा। ज्यादातर तेंदू लीफ जो है, आप ये भी समझ सकते हैं, उड़ीसा के जो ग्रामीण क्षेत्रों हैं या लोकल क्षेत्रों में उसे तेंदू लीफ भी कहा जाता है। ऐसे केंडू लीफ भी आप इसको कह सकते हैं, लोकल। अब इसका प्रयोग क्या किया जाता है? इसका प्रयोग दरअसल आपको बीड़ी बनाने में किया जाता है। आप सभी को पता होगा ग्रामीण क्षेत्रों में या शहर, हर जगह पर जो सामान्य लोग हैं, बीड़ी का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। भारत देश के अंदर में तंबाकू का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। आंध्र प्रदेश सबसे नंबर 1 पर तंबाकू के प्रोडक्शन में। तो ये लीफ है केंडू लीफ, इसका प्रयोग तंबाकू बनाने में होता है। लोकल सिगरेट भी आप इसको कह सकते हैं, जो बहुत ही सस्ता होता है, आप कह सकते हैं। लेकिन ये प्रोडक्शन जो है भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में है, खास करके मध्य प्रदेश की बात करें, आपका छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र के इन सभी क्षेत्रों में इसका प्रोडक्शन बहुत तेजी से होता है। साथ साथ में अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा पूरी भारत में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है केंडू लीफ का। मध्य प्रदेश के बाद, मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पर अगर केंडू लीफ का प्रोडक्शन करने वाला कोई राज्य है तो वो उड़ीसा है।
तो इसको लेकर मुद्दा है, तो आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एडीटी से संबंधित। एडीटी है क्या? एडीटी 52 के बारे में आप सब लोगों ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर का नाम सुना होगा, जो भारत देश के अंदर में कृषि से संबंधित खोजबीन करती है, रिसर्च करने वाली संस्था है। दरअसल इन्होंने, अगर आईसीएआर ने कृषि विज्ञान केंद्र सीकल के अंदर में, सीकल में नागपट्टनम में जो है, वहां पर एडीटी 52 नामक एक क्रॉप वैरायटी का खोज किया है, जो एक तरीके से रेसिडेंस ऑफ द अनसीजनल, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश नहीं होती और बारिश ना होने के कारण फसल बर्बाद होते हैं। खास करके धान की खेती की बात करें, पैडी कल्टीवेशन की बात करें, तो ये जो पैडी कल्टीवेशन के लिए वाटर चाहिए ही चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में फसल पूरी तरीके से बर्बाद होती है। ये जो एडीटी 52 है, ये बहुत ज्यादा मदद करने वाला है उन किसानों के लिए जो अनसीजनल इस फसल का उपयोग या प्रोडक्शन करना चाहते हैं। दरअसल ये जो एडीटी 52 का मतलब यहां पर होता है, आपको एडिथोरियम 52 होता है, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन पैडी वैरायटी है। एक तरीके से मीडियम टॉल वाली नॉन लॉजिंग टाइप का एक प्लांट्स है, जो जिसकी ग्रेन वैरायटी जो है 1 हेक्टेयर जो भूमि होती है, उस 1 हेक्टेयर में करीब करीब आप कह सकते हैं कि आपको 4902 केजी तक का प्रोडक्शन ये कर सकता है, जो किसानों के लिए बहुत। और इस फसल को उगाने में 150 दिन की, मतलब आप कह सकते हैं 150 डेज लगता है, मतलब आप 5 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है ना। आप यहां पर ये भी इस बात को भी समझ सकते हैं। ग्रेन टाइप की अगर हम बात करें तो मीडियम सिलेंडर, आपका ट्रांसुलेंट राइस और हाईली माइलिंग होता है, जो हमारे लिए अनसीजनल रेन, मतलब अगर आपका बारिश नहीं भी हो रही है, रेनिंग सीजन नहीं भी है, तब भी इस धान की खेती बेहतर तरीके से कर सकते हैं। खास करके तमिलनाडु राइस रिसर्च आपका इंस्टीट्यूट ने, ये TRI ने ये इस फसल को लॉन्च किया है, एडीटी 52 वैरायटी वाले फसल को 2018 में लॉन्च किया। तो आपको एग्रीकल्चर में इस तरीके के असम पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको सिंगल लाइन में ये प्रश्न आपका पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कई बार मैंने देखा है कि आपको ये प्रश्न पूछा जाता है एक्सरसाइज से संबंधित। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने मालाबार के बारे में पढ़ा था, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है आपका डस्लिक जो है 2023, ये एक्सरसाइज है आपका किसके किसके बीच में ये प्रश्न है। फिलहाल ये कंडक्ट किया जाएगा 20 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक, है ना। पिथौरागढ़ जो है उत्तराखंड में स्थान है, वहीं पर इसको कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन अब ये जानने की जरूरत है कि ये एक्सरसाइज किनके बीच में होता है भाई। तो एक तरीके से मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम है, जहां पर उज्बेकिस्तान की आर्मी और भारत की आर्मी एक दूसरे को अपने जो तकनीकी है, स्किल्स हैं, उसका ट्रांसफर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। हर 2 साल पर इसका आयोजन किया जाता है, और इस साल जो है 4था एडिशन अर्थात 4th एडिशन है, मतलब कह सकते हैं कि 3 बार ऑलरेडी ये एक्सरसाइज का आयोजन हो चुका है, ये 4th टाइम है आपका। इसमें भाग लेने वाले जो भारतीय बटालियंस होंगे वो 14th बटालियन है, साथ साथ में आपके गढ़वाल राइफल्स होंगे जो कि वेस्टर्न कमांड में इस बायलिटरल एक्सरसाइज में भाग लेने वाले होंगे। साथ साथ में उज्बेकिस्तान की आर्मी जो है रिप्रेजेंट करेगी एक तरीके से वेस्टर्न मिलिट्री देश, उज्बेकिस्तान की जो सबसे वेस्टर्न मिलिट्री है वो ट्रूप्स भारत में आकर इसका वो करेगी। साथ साथ में आप कह सकते हैं अब इस करने के पीछे क्या कारण होता है। कभी कभी 2 देश आपस में इस तरीके का एक्सरसाइज का आयोजन करते हैं, इससे क्या होता है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी होता है और कुछ ऐसे नए स्किल्स होते हैं जो एक दूसरे को ट्रांसफर किया जाता है। साथ साथ में यह भी हो सकता है कि जब 2 देश आपस में इस तरीके का एक्सरसाइज का आयोजन कर रहे हैं तो हमारे देश की आर्मी के अंदर में भी एक नए प्रकार के आत्मविश्वास जागृत होती है, कॉन्फिडेंस जनता हो, तो इसके लिए इस तरीके का एक्सरसाइज का आयोजन भी किया जाता है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी यहां पर देखिए कि आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, असम पब्लिक सर्विस कमीशन में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि नेम ऑफ द फर्स्ट अहोम किंग्स के बारे में। कई बार असम हिस्ट्री से कई बार प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसमें यह पूछ रहा है कि असम का पहला राजा कौन था। तो असम का पहला राजा तो आपका सुखफा हुआ करते थे, इसका ए राइट आंसर होगा। उसी प्रकार से कभी करंट अफेयर से प्रश्न पूछेगा, भारत भाग्य विधाता का आयोजन किस राज्य में हो रहा है, किस शहर में हो रहा है,
इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका आयोजन आपको नई दिल्ली में हो रहा है। तो ये आज का सबसे प्रमुख न्यूज था जो आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में दूसरे दिन। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। बाकी आप इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर असम पब्लिक सर्विस कमीशन तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल पर जरूर आए। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।